अब देखो, ज्योमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में ही आगे हम बढ़ते हैं कि आर्गन प्लेन पे जैसे कोई लाइन है तो उसकी इक्वेशन को हम कैसे देखेंगे। जैसे एक्स वाई प्लेन में देखते थे। अब भाई एक्स वाई प्लेन में कहीं y = mx + c है तो हम बोलते थे लाइन है। हम देखते थे कि x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0 है तो देखते ही पकड़ लेते थे सर्कल है ना। तो जैसे xy प्लेन में किसी इक्वेशन को देख के हम पकड़ लेते थे कि वो लाइन है कि सर्कल है या पैराबोला है या एलिप्स है या हाइपरबोला है ना। तो वैसे ही आर्गन प्लेन पर हम कैसे देख के पकड़ लेंगे मेनली लाइन और सर्कल को। अरे ये बंद तो करो, है ना। आर्गन प्लेन पर कैसे हम देख के पकड़ लेंगे कि ये इक्वेशन लाइन को रिप्रेजेंट कर रही है या ये इक्वेशन सर्कल को। मेनली इन दो चीजों पे हम बात करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो याद करो, जैसे ही हम फाइंड द इक्वेशन सिनेरियो देखते थे तो किसकी याद आती थी? लोकस की। तो वहां पे चलता फिरता पॉइंट का रोल देते थे, p को h के मान के और अल्टीमेटली फिर h को x, k को y रखते थे। तो जो काम वहां x, y का होता था वो यहां किसका होगा? z का। हाँ, दोनों में तालमेल क्या है कि वो x, y था तो यहां z हो गया x + i, यही फर्क है। तो आप कोई भी इक्वेशन को z के फॉर्मेट में बोल रहे हो तो वो आर्गन वाला इक्वेशन हुआ। और आप अगर इसको बंद करके आओ, हाँ ठीक है, आप अगर इसको कोऑर्डिनेट के इक्वेशन वाले फॉर्मेट में ले जाना चाहते हो तो z की जगह क्या रख दोगे? x + i, ठीक है। तो पहला सिनेरियो है कि इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू az1 एंड bz2। इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू az1 एंड bz2, ठीक है। तो देखो, मैंने जिस लाइन की इक्वेशन मुझे चाहिए, जल्दी देखो इधर, जिस लाइन की इक्वेशन मुझे चाहिए उस पर एक चलता फिरता पॉइंट रख दिया p और उसको क्या मान लिया? z। और जैसे ही आपने z की इक्वेशन एस्टैब्लिश करी तो आपको क्या मिल गया? इस लाइन की इक्वेशन। प्रोसेस समझ आ रहा है? क्या फर्क है उसमें और इसमें? हम कहां देख रहा है भाई? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में मानते थे x, y, उसी को यहां क्या मान रहा है? z, विच इज एक्चुअली x + i का। तो अगर आपने इस पे एक चलता फिरता पॉइंट p रख दिया है z और आप कोशिश कर रहे हो कि कैसे भी z की इक्वेशन एस्टैब्लिश हो जाए, तो जिस वक्त इक्वेशन एस्टैब्लिश हो गई आपने इस लाइन की इक्वेशन निकाल ली, है ना। तो अब जरा सोचो, मैं यहां इक्वेशन अलग अलग तरीके से एस्टैब्लिश करके दिखाता हूं, फोकस रहना। तो मैं बोल रहा हूं कि जब भी p इस पर चल रहा है ना, तो AP जो है या BP वो AB से पैरेलल होगा। तो दो पैरेलल लाइंस के लिए उनका कॉम्प्लेक्स स्लोप क्या होता है? सेम। तो हम यहां मजे से कह सकते हैं कि भाई AP का जो कॉम्प्लेक्स स्लोप है वही AB का कॉम्प्लेक्स स्लोप होगा। P को दो बार इन्वॉल्व नहीं करना चाह रहे, तो जो AP का कॉम्प्लेक्स स्लोप है वही AB का होगा, है ना। तो जरा देखो, तो AP का कॉम्प्लेक्स स्लोप आप क्या लिखोगे? z - z1 अपॉन z1 बार, ठीक है ना। और इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? z2 - z1 और अपॉन z2 बार - z1। आपने एक इक्वेशन सेट कर लिया है। देखो, आपको यहां से एक फॉर्मेट मिल गया, ठीक है। अब जरा देखो, तो यहां से मैं इसी चीज को चाहूं तो डिटर्मिनेंट फॉर्मेट में लिख सकता हूं z - z1 और z बार - z1 बार, है ना, और z2 - z1 और z2 बार - z1 बार का डिटर्मिनेंट इक्वल्स टू 0। सोच के देखो, दोनों एक ही बात तो लिखी हुई है। सेकेंड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट कैसे खोलते हैं? कभी भी सेकेंड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट लिखा हुआ है ABCD तो आप इसको क्या लिखते हो? क्रॉस करते हो क्या? AD
माइनस बी थी। देखो तो जरा इसको करके, वही चीज तो आई, बोलो ना क्या, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस इक्वल टू 0, वही तो यहां लिखा हुआ है, क्रॉस कर दोगे ठीक है। तो इसी का अपीयरेंस एक और ये आ गया, ठीक है ना। और ऐसा ही एक अपीयरेंस और आता है, देखो वो इस फॉर्मेट में भी होता है। देखो z बार 1, ठीक है, z1 बार 1 और z2 बार 1, ठीक है। मतलब यहां थर्ड कॉलम में 1 1 1 है, ठीक है ना, और इक्वल्स टू 0। जब आप प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट फील कर लोगे, है ना, तो वहां से आपको दिख जाएगा कि ये ऐसा भी हो सकता है, ठीक है ना। तो अभी तो इसको एज अ फैक्ट एक्सेप्ट करिए, ठीक है। ये 3 फॉर्मेट दिख गया। अब एक चौथा फॉर्मेट देखो, सब इसी लाइन की क्वेश्चन बता रहा है, ठीक है। एक चौथा फॉर्मेट देखो कि जरा देखना, मैं यहां से ये वेक्टर के फॉर्मेट में कह सकता हूं ना कि जो एपी वेक्टर है वो एबी वेक्टर से कोलिनियर होगा। तो 2 वेक्टर कोलिनियर होते हैं, तो हम क्या जानते हैं कि एक वेक्टर को दूसरे के लैम्डा मल्टीपल में हम लिख सकते हैं। फील है क्या इसका? 2 वेक्टर्स अगर कोलिनियर है तो 2 ही चीजों का फर्क होगा, एक तो सेंस का और एक मैग्नीट्यूड का, तो लैम्डा मल्टीपल ही तो आएगा। कितने लोग समझते हैं ये बात, लैम्डा वाली बात? चलो ठीक है। तो अगर आप ये वेक्टर वाली बात समझते हो तो आपको देखो यहां से एक स्पेशल बात पता है, यहां ये लैम्डा ये नॉर्मल लैम्डा नहीं है। अगर आप इसका मॉड निकालोगे तो देखो सब में दो तो मॉड इंपोज कर दो, तो लेफ्ट साइड हो गया एपी और ये मॉड लैम्डा इंटू एबी, तो मॉड लैम्डा इज एक्चुअली एपी अपॉन एबी। क्लैरिटी? मॉड लैम्डा इज एक्चुअली एपी अपॉन एबी। तो अब ये जो वेक्टर का लैंग्वेज है इसको कॉम्प्लेक्स नंबर में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो जरा देखना, z माइनस z1 इक्वल्स टू लैम्डा टाइम्स z2 माइनस z1, ठीक है। तो देखो यहां से हम z को लिख पाए z1 प्लस लैम्डा टाइम्स, देखो ये एक और स्पेशल फॉर्मेट है जहां आर्बिट्ररी का रोल कौन प्ले कर रहा है, लैम्डा। आप लैम्डा बदलते जाओगे आपको पॉइंट मिलता जाएगा, ठीक है। हर लैम्डा के लिए आपको एक z मिल रहा है। मतलब पता है इस रेक्टेंगल ने हमें एक मजेदार बात बताई कि इसका मतलब z1, यस ध्यान दो, इसका मतलब z1 और z2 से पास करने वाली लाइन पर हम कभी भी कोई पॉइंट p एक अननोन में मान सकते हैं, और वो अननोन होगा कैसे, लैम्डा। और कैसे मानेंगे, z1 प्लस लैम्डा टाइम्स z2 माइनस z1 या z1 माइनस z2, ठीक है ना, दोनों में से कोई, ठीक है ना। और यहां ये लैम्डा नॉर्मल लैम्डा नहीं है, आपको वेयर मॉड लैम्डा क्या पता है, एपी बाई एबी। मतलब मेनली इसका पता है इस्तेमाल क्या होता है कि एपी को आप लिख सकते हो मॉड लैम्डा इंटू एबी। तो सोच के देखो, आपने इस लाइन पर जिस पॉइंट पी को लैम्डा के फॉर्मेट में माना, तो अगर आपको ए से बी के बीच का डिस्टेंस चाहिए तो वो लैम्डा की वैल्यू के मॉड को ए बी से मल्टीप्लाई करने से मिल जाएगा, उस पॉइंट का ए से डिस्टेंस, ठीक है। तो अब जरा देखो, तो यहां पर इस लैम्डा की जो ज्योमेट्रिकल मीनिंग है उस हिसाब से हमने क्या सीखा कि लैम्डा बदलते जाओगे पी का पोजीशन बदलता जाएगा, लैम्डा बदलते जाओगे तो पी का पोजीशन बदलता जाएगा। तो अब जरा सोचो, तो जब तक पी यहां ऑनवर्ड्स है तो उस केस में देखो यहां से समझाता हूं, देखो लैम्डा पॉजिटिव का मतलब क्या, एपी एबी सेम सेंस के, लैम्डा पॉजिटिव का मतलब एपी और एबी सेम सेंस के, तो लैम्डा पॉजिटिव का मतलब एपी एबी सेम सेंस के, तो पी आपको इतने दूर में मूव करता दिख रहा है क्या? क्योंकि एबी का सेंस तो क्लियर है, नहीं समझ आए? अरे यार कैसा तुम लोग रिस्पॉन्स दे रहे हो, फोकस हो,
लैम्डा पॉजिटिव मतलब दोनों वेक्टर का सेंस सेम। अब देखो ए बी का सेंस क्या है, ये है, तो ए बी का भी सेंस यही रखना है। तो पी कहां कहां परमिसेबल है, बोलना मुझे यस और नो। यहां बोलो बोलो, रख दो सब जगह, इधर नो, सेंस पलट गया। तो इसका मतलब लैम्डा जब नेगेटिव है तो इधर, बोलो ठीक है। अब इसमें एक बात सोचो कि लैम्डा पॉजिटिव में तो दो पॉसिबिलिटी बन रही है, इसमें और इसमें। तो लैम्डा की वैल्यू से यह भी डिसाइड हो जाएगा कि कौन से हिस्से में। अब सोचो अगर लैम्डा 1 से बड़ी चीज है तो एपी बड़ा होगा कि एबी बड़ा होगा, एपी बड़ा होगा। मतलब पी ए से ज्यादा दूर, बी से पास, बोलो समझ रहे हो मेरी बात, ठीक है ना। और अगर यहां पर लैम्डा अगर 0 से 1 के बीच की चीज है तो ए बी बड़ा, बोलो ए बी बड़ा और ए पी छोटा, तो मतलब बीच के हिस्से में। क्लैरिटी आई क्या? तो इसका मतलब क्या हुआ, आपको अगर मैं कह रहा हूं कि पी इस पर आप लाई करा रहे हो और लैम्डा को आप सोचना चाह रहे हो कि किस दौरान लैम्डा क्या, तो इस दौरान लैम्डा क्या फील होगा, ग्रेटर देन 1। इस दौरान लैम्डा क्या फील होगा, और इस दौरान लैम्डा क्या फील होगा, लेस देन 0। ठीक है। तो कितने फॉर्मेट आप देख चुके, देखो 4 जगह रेक्टेंगल मारा है, 1 2 3 4। ऐसा चारों में से कोई भी लुक आपको दिखता है तो आप तुरंत पकड़ लोगे कि क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू Z1 एंड Z2। ठीक है। अब यहीं से मैं इस वाली चीज को उठा लेता हूं, ये वाली चीज को, क्या कि भाई ये जो अपनी लाइन 3 पासिंग थ्रू A Z1 और B Z2, तो आप इस लाइन की इक्वेशन को क्या लिख पाए, इक्वेशन ऑफ दिस लाइन, इक्वेशन ऑफ दिस लाइन क्या हो गया, Z माइनस Z1 अपॉन Z बार माइनस Z1 बार और इक्वस टू Z2 माइनस Z1 अपॉन माइनस Z1 बार। ठीक है। अब इसको हम एक स्पेशल फॉर्मेट में ले जाएंगे, वो भी कई बार हमें दिखता है। तो देखो वो स्पेशल फॉर्मेट क्या, तो मैं यहां से इसको इधर क्रॉस करता हूं, तो इसको प्रोसीड करते, देखो क्रॉस करते हैं, तो क्रॉस करते हैं तो एक तो मैं Z के साथ इसको रख देता हूं, मतलब Z2 बार माइनस Z1 बार इंटू Z और माइनस Z1 Z2 बार, इसको तो मल्टीप्लाई कर दिया, और माइनस Z1 Z1 बार बोले तो मॉड Z1 का स्क्वायर। और दूसरी तरफ क्रॉस करते हैं तो Z2 माइनस Z1 इंटू Z बार और माइनस Z1 बार Z2। कुछ चीज तो गई, ये गई, ठीक है ना। ठीक है। अब देखो, अब इनको एक तरफ ले आते हैं, तो ये हो गया Z2 बार माइनस Z1 बार Z माइनस Z2 माइनस Z1 इंटू Z बार, और देखो प्लस सॉरी माइनस Z1 Z2 बार और प्लस Z1 बार Z2 इक्वल्स टू 0। ठीक है। अब देखो मुझे यहां पर ये पार्ट जो है, इसमें ये दोनों एक दूसरे के कॉन्जुगेट दिख रहे हैं, ठीक है, और उनका डिफरेंस दिख रहा है ना। तो उनका डिफरेंस दिख रहा है, तो कभी भी Z और Z बार का डिफरेंस क्या होगा, प्योरली इमेजिनरी। तो ये पार्ट मुझे प्योरली इमेजिनरी दिख रहा है। अब लाइन की इक्वेशन को एक स्पेशल फॉर्मेट में लाने के लिए मैं यहां एक काम कर रहा हूं, अपनी तरफ से एक आयटा मल्टीप्लाई कर रहा हूं अपनी तरफ से। तो आयटा मल्टीप्लाई करने से हुआ क्या, देखो आयटा Z2 बार माइनस Z1 बार इंटू Z माइनस आयटा
माइनस आइटा Z2 माइनस Z1 इंटू Z बार, और यहां से देखो माइनस आइटा Z1 Z2 बार है ना, और माइनस Z2 Z1 बार इक्वल टू 0। ठीक है, ऐसा करने से क्या हुआ, आप देखो ये पूरी चीज प्योरली रियल हो गई। क्यों? क्यों? क्योंकि ये है प्योरली इमेजिनरी और उसके साथ आपने मल्टीप्लाई कर दिया आइटा, तो आपको ये पूरी चीज प्योरली रियल दिख रही है ना। तो देखो तो यहां से अगर मैं अगर मैं मान लेता हूं लेट a इक्वल्स टू माइनस आइटा Z2 माइनस Z1 एंड b इक्वल्स टू ये पूरी चीज माइनस आइटा Z1 Z2 बार माइनस Z2 Z1 बार, तो आप देखो यहां से एक बात की क्लैरिटी हो गई कि b इज प्योरली रियल। क्यों? प्योरली इमेजिनरी के साथ आपने क्या मल्टीप्लाई कर दिया आइटा, तो प्योरली रियल तो हो गई। तो देखो इस पूरे को a मानने की वजह से ये देखो ये ऑटोमेटिकली a बार हो गया। क्या हो गया? a बार। मतलब आप अगर a बार करो तो a बार क्या होगा बोलो तो आइटा Z2 बार माइनस Z1। तो ये लाइन के लुक आपको क्या बना देखो, तो ये लाइन का लुक आपको बना a बार Z प्लस Z बार प्लस b इक्वल्स टू 0 है ना। ये भी लाइन की इक्वेशन हुई है ना, वेयर a belong to complex number, where a belong to complex number और b belong to real number। a belong to complex number और b belong to real number। तो अब के बाद जैसे ही आपको ऐसा लुक दिखा a बार z प्लस ए जेड बार प्लस बी इक्वल टू 0, देखते ही पकड़ लोगे कि इट इज रिप्रेजेंटिंग अ स्ट्रेट लाइन। अब देखो पांचवा लुक हो गया, तो एक बार चारों लुक को सेट करो, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ है ना, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ एंड दिस वन फिफ्थ। ठीक है, अब जरा एक चीज देखना, जरा इनको डिवाइड करो, तो इनको डिवाइड करोगे तो आपको Z2 माइनस Z1 अपॉन Z2 बार माइनस Z1 बार, Z2 माइनस Z1 अपॉन Z2 बार माइनस Z1 बार क्या दिखा, माइनस A अपॉन A बार। अब जरा इस लाइन के रेफरेंस में देखो तो ये कुछ आपको खास दिख रहा है, उसका कॉम्प्लेक्स स्लोप। तो अब के बाद कभी भी आपको ये रेड वाली लाइन दिखी अगर कहीं, तो तुरंत इसका कॉम्प्लेक्स स्लोप आप बता सकते हो क्या, माइनस A अपॉन A बार। ठीक है, अच्छा मैं कल भी समझा चुका हूं, कॉम्प्लेक्स स्लोप का लाइन की ज्योमेट्री से कोई लिंक नहीं है। ये एक टर्म है जो रिजल्ट्स यूज करने में काम आएगा, है ना, मेनली पैरेलल होना और परपेंडिकुलर। तो अब सोचो ना, ऐसे दो लाइंस दिखे तो देखते ही पकड़ लेंगे वो पैरेलल है कि परपेंडिकुलर, उनके कॉम्प्लेक्स स्लोप से। ठीक है, ध्यान रखना Z बार का कोएफिशिएंट क्या होगा, A। ठीक है, अब दिमाग में ये भी चल रहा है कि क्या हम यहीं से इसका रियल स्लोप भी देख पाएंगे क्या, कई बार उसकी भी जरूरत पड़ सकती है। रियल स्लोप मतलब tan थीटा, है ना। तो जरा देखो तो ये जो अपना सिनेरियो था A Z1 और B Z2 वाला, उसको वापिस अगर मैं यहां लिखूं तो अपना A Z1 जो है, अब A को कुछ मान लेते हैं अल्फा 1 बीटा 1, ठीक है ना, और B Z2 जो है B को कुछ मान लेते हैं अल्फा 2 बीटा 2, ठीक है ना। तो अब इसके रियल स्लोप का मतलब क्या होगा, मत कर, रियल स्लोप का मतलब क्या होगा, बीटा 2, वहां बीच से निकलो तुम, सेकेंड लास्ट रो बीच से निकलो, यहां आगे आओ, तुम्हें कह रहा हूं सेकेंड लास्ट रो कौन हुआ, पीछे से तुम्हें कह रहा, हाँ आओ यहां पे आओ, हाँ निकल के आओ, बीटा 2 यहां बैठो, इस जगह बैठो,
बीटा 2 माइनस बीटा 1 अपॉन ये क्या हुआ इसका रियल स्लोप है ना। अब जरा देखना तो जरा रुको, इसको मैं थोड़ा नीचे करता हूं। ये जो अपन ने a माना है जिसको, वो a एक्चुअली क्या दिख रहा है जरा देखना। a हमने किसको माना है माइनस आइटा और z2 माइनस z1। तो z2 माइनस z1 का मतलब क्या हो गया अल्फा 2 प्लस आइटा बीटा 2। शॉर्ट में करूं क्या, पक्का ना। तो z2 माइनस z1 क्या हो जाएगा अल्फा 2 माइनस अल्फा 1 प्लस बीटा 2 माइनस बीटा 1। अब माइनस आइटा अगर डाल दो अंदर तो यहां उसको प्लस 1 करके कर देगा बीटा 2 माइनस बीटा 1 और माइनस आइटा अल्फा 2 माइनस अल्फा 1। तो जरा देखो तो a का रियल पार्ट क्या है, यहां क्या लिखा हुआ है बीटा 2 माइनस बीटा 1 और इसका इमेजिनरी पार्ट क्या है विथ माइनस साइन। यहां क्या लिखा हुआ है उसका इमेजिनरी पार्ट। तो आप अगर मेरी बात समझ गए हो तो आप इस लाइन का रियल स्लोप क्या बोलोगे, है ना, क्या माइनस ऑफ रियल पार्ट ऑफ ए अपॉन। तो देखो आपके बाद ये लाइन देखते ही आपको उसके कॉम्प्लेक्स स्लोप की, पहले तो इक्वेशन देखते ही लाइन की पहचान है और फिर इक्वेशन से लाइन पकड़ लिया तो उस लाइन का कॉम्प्लेक्स स्लोप भी आप देख पा रहे हो और ये लॉन होना चाहिए। ठीक है, अब देखो एक जेई का क्वेश्चन दिखाता हूं। क्वेश्चन किस तरीके से पूछ रहा है, जेई एडवांस में आया हुआ क्वेश्चन है। देखो कह रहा है लेट z1 एंड z2 बी टू डिस्टिंक्ट कॉम्प्लेक्स नंबर, है ना, और t के लिए कह रहा है कि एक पैरामीटर है विच बिलोंग्स टू 0 to 1, है ना, और यहां z जो है वो t और z1 z2 से ऐसे लिंक्ड है। हाँ ठीक है ना। तो अपने को ये चार ऑप्शन है, मल्टीपल करेक्ट टाइप है, इन पे सोचना है, बहुत ध्यान समझना। तो ये जो अपने पास लिखा था z इक्वल्स टू 1 माइनस टी z1 प्लस टी z2, ठीक है ना, इसको मैंने बना लिया z इक्वल्स टू z1 प्लस टी टाइम्स z2। अब ये तुरंत पकड़ में आ गया कि पहले तो ये बात हो रही है किसी ऐसे लाइन की विच इज पासिंग थ्रू समथिंग a z1 एंड b z2 और इसी पर p कहीं है। अब वो इट डिपेंड्स अपॉन t। अब देखो वो जानकारी काम आ रही है। तो आपको क्या फील हो रहा है, p इतने दूर में कहीं है, बोलो, मतलब p इतने दूर में कहीं भी है फॉर परमिसिबल वैल्यूज ऑफ t, ठीक है ना। तो अब देखो कैसे बारी बारी से एकदम खटाखट सारे ऑप्शंस निपटेंगे। फर्स्ट ऑप्शन देखो, अब अगर फर्स्ट ऑप्शन को इसके लैंग्वेज में देखो तो z माइनस z1 का मतलब क्या हुआ AP, z माइनस z2 का मतलब क्या हुआ BP, है ना, और z1 माइनस z2 का मतलब क्या हुआ, बताओ सही है कि गलत है, सही है। अच्छा अगर वहां पैरामीटर के वैल्यूज की जानकारी ना हो तो हमें तो पता ही नहीं चलेगा, सिंपल, ठीक है। तो ए आंसर इज करेक्ट। अब चलो बी पे आते हैं। अच्छा जैसे ही आर्ग्यूमेंट के अंदर दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स का डिफरेंस देखो, सीधा वेक्टर लिखो। अब पहचानो ये कौन सा वेक्टर, पॉइंट कौन कौन है, पॉइंट कौन कौन है, ए और पी। तो या तो ये एपी वेक्टर है या पी ए, कौन सा है, एपी वेक्टर। गुड, अब सही जवाब दे रहे हो। ये लिखा हुआ है एपी वेक्टर, ये वाला क्या लिखा हुआ है, बीपी वेक्टर, परफेक्ट। अब दोनों आर्ग्यूमेंट सेम होने का मतलब दोनों वेक्टर सेम सेंस में, क्या यहां है, क्या यस कैसे बोला, एपी ऐसा बीपी ऐसा, गलत मत बोलो, ठीक है। सही की गलत, गलत, कितने लोग सही सोचे थे, ठीक है। फोकस फोकस रहिए सब लोग, ये गलत हो गया। अच्छा सी तो लल्लू है, ये तो वही फॉर्मेट लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, z माइनस z1 z बार माइनस z1 बार और नीचे z2 माइनस z1 z2 बार माइनस z1 बार। तो इक्वेशन ऑफ लाइन का फॉर्मेट तो ये है ही, ठीक है। अब डी की बात करते हैं, फिर से देखो यहाँ z माइनस z1 कौन सा वेक्टर,
AP, अरे कोरस में जवाब दो। और दूसरा वाला AB वेक्टर। अब AP वेक्टर का सेंस देखो, ये AB वेक्टर का भी सेंस ये। सही कि गलत? सही, ठीक है ना। तो इसका मतलब हम फाइनली क्या बोलेंगे, AC और D, है ना। अब देखो क्या मूव्स के नंबर है, अगर सही अंडरस्टैंडिंग बन गई है तो। क्या डाउट है, बोलो बोलो। हाँ, फर्स्ट ऑप्शन मॉड का वेक्टर से क्या देना, आर्ग्यूमेंट लिखा है तब ना वेक्टर, मॉड लिखा है तो डिस्टेंस, दो ही बातें तो है, मॉड और उसका आर्ग्यूमेंट। मॉड लिखा है तो वैल्यू डिस्टेंस, आर्ग्यूमेंट लिखा है तो वो वेक्टर सेंस। कितना सिंपल तो है, ठीक है। कितने लोगों को पहली बार में दिख गया था ये? बढ़िया। चलो अब जैसे कि मैंने स्ट्रेट लाइन पकड़ना सिखाया, वैसे अब हम सीखते हैं सर्कल कैसे पकड़े, ठीक है ना। तो एक फॉर्मेट तो हमें पहले से ही पता है, अगर z इस सर्कल पे चल रहा है तो z माइनस जेड नॉट का मॉड ऑलवेज क्या होगा, r। तो एक फॉर्मेट तो यही हुआ, ठीक है। अब चलो एक काम करते हैं, इसको थोड़ा प्रोसीड करते हैं। तो इसको बोथ साइड स्क्वायरिंग कर दिया, स्क्वायरिंग कर दिया तो क्या हो जाएगा, मॉड z माइनस जेड नॉट का स्क्वायर इक्वल्स टू, अब देखो इसको क्या लिखोगे, z माइनस जेड नॉट। अब इसको प्रोसीड करते हैं, तो ये प्रोसीड करोगे तो z बार माइनस जेड नॉट बार z माइनस जेड नॉट जेड बार और माइनस माइनस प्लस मॉड जेड नॉट का स्क्वायर और माइनस। अब देखो इसका भी एक फॉर्मेट आया है ना। मैं अब यहां क्या करता हूं, लेट करता हूं माइनस जेड नॉट को a, है ना, और मॉड जेड नॉट का स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर को b। ध्यान दो माइनस जेड नॉट को a, अरे फोकस्ड हो तो माइनस जेड नॉट a और मॉड जेड नॉट का स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर b। अब देखो इसका लुक कैसा बनेगा, अगर आपने माइनस जेड नॉट को a माना है तो ये ऑटोमेटिकली हो गया a बार, और ये पूरी चीज कुछ रियल है, मतलब b इज रियल। तो देखो इंटरेस्टिंग क्या है, इसका भी लुक वैसा ही है, बस एक एक्स्ट्रा टर्म यहां है, दैट इज जेड जेड। तो जेड जेड बार प्लस a बार z प्लस a z बार प्लस b इक्वल्स टू 0 विल रिप्रेजेंट अ सर्कल, है ना, जहां a कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, b कोई रियल नंबर है, और अगर ये सर्कल है तो इसका कुछ ना कुछ सेंटर और कुछ ना कुछ रेडियस। तो जरा देखो सेंटर जो अपना इस वाले सर्कल का था वो क्या था, z नॉट। तो यहां z नॉट की जगह कौन आया, माइनस a। तो आप क्या कहोगे, सेंटर माइनस a, मतलब जो z बार में मल्टीप्लाइड है उसका माइनस, वो हमें क्या दे रहा है, कहां देख रहा है, वो हमें दे रहा है इस सर्कल का सेंटर, ठीक है। और रेडियस की बात करें तो जरा देखना, तो यहां से आर स्क्वायर हुआ, देखो आर स्क्वायर हुआ मॉड जेड नॉट का स्क्वायर माइनस बी। अच्छा जेड नॉट को अगर a रख दो तो इट इज एक्चुअली मॉड a का स्क्वायर माइनस बी, है ना। तो आप रेडियस का फॉर्मूला क्या बनाओगे, रूट के अंदर माइनस बी, ठीक है। अब ये फिर से रेड वाला जो पार्ट है ये लर्न रखने की चीज है। अब देखो जैसे, अच्छा इंटरेस्टिंग क्या है, देखो ये मिटा दिया तो ये लाइन है, ये है तो सर्कल, जेड जेड बार हटते ही लाइन, जेड जेड बार है तो सर्कल। अब जैसे ही ये दिखा तो हम तुरंत पकड़ लेंगे ये सर्कल है, और सर्कल है तो इसका सेंटर रेडियस हमें पता है। अब सेंटर रेडियस पकड़ने के लिए सबसे पहले ए और बी पकड़ो। तो आपको यहां ए क्या दिख रहा है, जो जेड बार का कोफिशिएंट है, मतलब है ना, और बी क्या है -5। तो सेंटर क्या हो जाएगा, माइनस ए, यानी कि
-3, और रेडियस की बात करें तो रूट के अंदर मॉड ए स्क्वायर, तो मॉड ए स्क्वायर मतलब 25 और माइनस बी यानी कि माइनस माइनस प्लस 5 यानी कि √30। ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल, अब देखो ये जान लेने के बाद, सुना ध्यान से, ये जान लेने के बाद अब सर्कल में जितनी बातें वहां सीख रखी है सब यहां एप्लीकेबल हो गया, क्योंकि चाहे कॉम्प्लेक्स फॉर्मेट में दिखे या कोऑर्डिनेट फॉर्मेट में दिखे, हमें सर्कल अगर दिख गया तो सर्कल की सारी बातें वहां से कामयाब हो गई। अब जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल एक सिनेरियो अपने सामने है कि दीज 2 सर्कल्स आर ऑर्थोगोनल, तब ऑर्थोगोनलिटी का हमें सर्कल से पता है। अब सर्कल से क्या पता है कि भाई एक का टेंजेंट दूसरे का नॉर्मल, ये आपस में कितना एंगल बना रहे हैं 90 डिग्री, तो पाइथागोरस लगेगा। तो पाइथागोरस लगेगा तो यहां से ये क्या हो जाएगा r1² प्लस इक्वल्स टू AB²। अब अगर देखा जाए तो a यहां से क्या हुआ -a, b यहां से क्या हुआ -c, और r1 आप क्या कह रहे हो रूट के अंदर मॉड a स्क्वायर -b, और r2 क्या कह रहे हो रूट के अंदर मॉड c स्क्वायर -d, है ना। तो ये बात यहां रख देंगे, तो जैसे रखो तो ये क्या आ गया मॉड a स्क्वायर -b प्लस मॉड c स्क्वायर -d, और AB² का मतलब a -c का होल स्क्वायर। खत्म। आई बात समझ में? ठीक है। अब देखो, अब हम लास्ट फेज में एंटर कर रहे हैं जिसको कि हम कह रहे हैं nth रूट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। बात नहीं, और ये नई बात अपने लिए नहीं है। नई बात यहां देखो जो हेडिंग है क्या लिखा हुआ है, बेसिकली इट इज nth रूट्स ऑफ यूनिटी। तो nth रूट्स ऑफ यूनिटी का ही एक पार्ट हुआ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। यूनिटी मतलब 1, ठीक है ना। तो आप देखो, बात नहीं, क्या कुछ बोल रहे हैं आप, देखो क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी का मतलब आप बात क्या कर रहे हो 1 की पावर 1/3 की बात कर, ठीक है ना। अरे कहां दी, कुछ दिन के लिए पीछा छूटे 1 की पावर 1/3 है ना। कितनी वैल्यूज 3, ठीक है ना। कैसे निकलेंगे, अच्छा चलो इसको माइंड में सोचो, सर्कल पे एक रियल वैल्यू 1 और वहां से 2π/3 रोटेशन, है ना। तो देखो ये फिगर फील हुआ क्या, एक आ गया 1, एक आ गया e की पावर आइटा 2π/3, एक आ गया e की पावर आइटा 4π/3, और जो e की पावर आइटा 2π/3 है वो एक्चुअली उसका कॉन्जुगेट है e की पावर आइटा 4π। ये सारी बातें हम लास्ट क्लास में कर चुके हैं, ठीक है। तो अब जैसे इसको अगर निकालना होता तो प्रॉपर तरीके से कैसे निकालते, 1 को लिख दो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, तो 1 का मॉड्यूलस 1 और e की पावर आइटा 2k π, क्योंकि इसका तो आर्ग्यूमेंट क्या होता है 0, और की पावर, तो ये क्या आ गया e की पावर आइटा, और k की वैल्यू 0, 1 और 2। तो जरा 0, 1 और 2 डालो, तो 0 डालने पे क्या आया 1, फिर 1 डालने पे आया e की पावर आइटा 2π/3 और e की पावर आइटा, ये तो हमें बिना डाले ही पता था ये 3 आई, ठीक है। अब देखो यहां पर अगर मैं लेट कर लूं इसको कुछ ओमेगा, है ना, अपनी तरफ से, है ना, तो ये ऑटोमेटिकली क्या हो गया ओमेगा²। लेट कर लूं ओमेगा तो दूसरा हो गया ओमेगा²। तो आपको जो क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी मिले वो क्या मिले 1 ओमेगा², ठीक है। अच्छा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल है कि इसी को ओमेगा, पता है आप इसको ओमेगा मानोगे ये ओमेगा² हो जाएगा। सोचो क्यों, क्योंकि ओमेगा² अगर बाद वाले को ओमेगा मान के ओमेगा² करो तो इट विल बी ओमेगा इट विल बी e की पावर आइटा 8π/3, और e की पावर आइटा 8π/3 इज एक्चुअली e की पावर आइटा 2π/3, तो 2π बढ़ गया ना वो, तो इसका स्क्वायर वो है, उसका स्क्वायर ये है। तो किसी भी एक को हम ओमेगा मान सकते हैं, दूसरे को
ओमेगा स्क्वायर। अच्छा वंस अगेन, ओमेगा क्यूब रूट ऑफ इन्फिनिटी का स्टैंडर्ड नोटेशन नहीं है। जहां भी यूज होगा वहां बोलेगा कि वेयर ओमेगा इज द, ध्यान रखना, ओमेगा इज द क्यूब रूट ऑफ इन्फिनिटी, तो वो क्यूब रूट ऑफ इन्फिनिटी तो 1 भी है, तो ओमेगा एक्चुअल वाला ओमेगा है जो यहां दिख रहा है, तो वहां बोलेगा वेयर ओमेगा इज द इमेजिनरी क्यूब रूट ऑफ इन्फिनिटी। लेकिन खाली क्यूब रूट ऑफ इन्फिनिटी बोला तो उसमें 1 भी शामिल है। क्यूब रूट ऑफ इन्फिनिटी कितने आ रहे हैं? 3, 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। एक और मजेदार बात बताता हूं, हम अगर ये मेथड नहीं भी जान रहे होते, जो डी मॉइवर्स से हम सीखे वो नहीं भी जान रहे होते, तो भी हम क्यूब रूट ऑफ इन्फिनिटी निकाल सकते। पता है क्या? 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर विल बी द रूट्स ऑफ क्या? एक्स क्यूब माइनस 1 इक्वल्स टू 0। इसी के तो रूट्स होंगे। अब ये क्यूबिक तो आप सॉल्व कर सकते हो। यहां से आप देखो, इसको सॉल्व किए तो x माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो यहां से x क्या आ गया? 1, और x आ गया माइनस 1 प्लस माइनस √3 आइटा अपॉन, है कि नहीं? तो देखो इसमें से जो दो वैल्यूज आ रही हैं, एक आ रही है -1 प्लस √3 आइटा अपॉन 2, और दूसरी आ रही है -1 माइनस √3 आइटा अपॉन 2। अगर देखा जाए तो जो जिसको ऊपर ओमेगा माना है वो ये है, और जिसको ओमेगा स्क्वायर माना है वो ये। तो हम नहीं भी जानते डी मॉइवर्स थ्योरम, तो भी हम क्यूब रूट ऑफ इन्फिनिटी तो पूरा ही सॉल्व कर लेते। ठीक है, अब देखो इसमें हमें क्या क्या पता चला। एक तो पता चला कि भाई ये जो ओमेगा का कॉन्जुगेट जो है वो ओमेगा स्क्वायर होगा, या ओमेगा स्क्वायर का कॉन्जुगेट जो है वो ओमेगा होगा। एक तो यही दिख गया हमें, दोनों एक दूसरे के क्या है? कॉन्जुगेट है। ठीक है, और ऐसा क्यों है? क्योंकि ये जो इक्वेशन है इसके सारे कोएफिशिएंट्स रियल हैं, तो इट्स इमेजिनरी रूट्स विल अकर इन कॉन्जुगेट। ठीक है, दूसरा, ओमेगा क्यूब ऑलवेज 1 होगा। क्यों? क्योंकि ओमेगा इसको सेटिस्फाई भी तो करेगा। बोलो, ओमेगा इसको सेटिस्फाई करे तो ओमेगा क्यूब क्या होगा? 1 होगा। अब ओमेगा क्यूब 1 आने की वजह से पता है क्या फायदा हुआ? ओमेगा की कितनी भी बड़ी पावर 1 ओमेगा या ओमेगा स्क्वायर में रिड्यूस हो जाएगी। सोचो क्यों? ओमेगा की पावर 4 को आप क्या लिखोगे? ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा, तो ये क्या बन जाएगा? ओमेगा। ओमेगा की पावर 5 को क्या बोलोगे? ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा क्यूब, यानी कि ओमेगा स्क्वायर, है ना। ओमेगा की पावर 6 को क्या बोलोगे? ओमेगा क्यूब का स्क्वायर, यानी कि बेसिकली 1। ये तो बार बार होता जाएगा। मतलब हमें क्या फील हुआ कि ओमेगा की पावर 3k कभी भी होगा तो क्या होगा? 1। 3k प्लस 1 होगा तो ओमेगा, 3k प्लस 2 होगा तो ओमेगा स्क्वायर। ये लिख देता हूँ। को यहां से पता है क्या सीखे कि ओमेगा की पावर 3k ऑलवेज 1 होगा, ओमेगा होगा, और 3k प्लस 2 ओमेगा स्क्वायर होगा, जहां k बिलोंग टू नेचुरल नंबर। मतलब जैसे मैं आपसे पूछूं ओमेगा की पावर 193 है ना, तो आप इसको 3 से डिवाइड करो, तो 3 से डिवाइड करो तो रिमाइंडर कितना आ रहा है? 1। तो आप इसको क्या बोल दोगे? है ना। मैंने कहा ओमेगा की पावर 243 1 हो गया। क्यों? क्योंकि ये 3 का मल्टीपल एंड सो। ठीक है, अब देखो एक चीज और, चूंकि मैं कह रहा हूं कि एक्स क्यूब माइनस 1 इक्वल 0 के रूट्स हैं 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, तो बिना सॉल्व करे एक बात हमें यहीं पर पता थी कि 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर का जो रूट आएगा, सम जो आएगा वो, क्यों? क्योंकि इसमें एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है ही नहीं। तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0 आएगा। ठीक है, तो देखो यहां से दो और जरूरी बातें लिखी हुई है।
ये वाली, एक ये कि अगर आप क्यूब रूट्स ऑफ इन्फिनिटी को जोड़ रहे हो, तीनों क्यूब रूट्स ऑफ इन्फिनिटी को, तो उसका सम क्या आना है? 0। अगर आप तीनों क्यूब रूट्स ऑफ इन्फिनिटी को जोड़ रहे हो तो उनका जोड़ आना है 0। अगर आपने क्यूब रूट्स ऑफ इन्फिनिटी को किसी पावर से रेज किया, तो जरा सोचना, तीनों को सेम पावर से रेज किया, तीनों पे क्या पावर डाल दिया है? m। तो जरा सोचना, यहां एक सिंपल सा ऑब्जर्वेशन है, 1 की पावर m तो वापस 1 बन जाएगा, बात नहीं, 1 की पावर m तो वापस 1 बन जाएगा। और ये जो दोनों है ना, ये इंटर कन्वर्टिबल है, नहीं समझे? जैसे ओमेगा की पावर 4 हुआ ओमेगा, और ओमेगा स्क्वायर की पावर 4 हो गया ओमेगा स्क्वायर, वैसे ही ओमेगा की पावर 5 हुआ ओमेगा स्क्वायर, तो ओमेगा स्क्वायर की 5 हो गया ओमेगा। तो अल्टीमेटली ये सम क्या हो जाएगा? 0। एक्सेप्ट कब? जब ये m3 का मल्टीपल हो जाए, क्योंकि अगर m3 का मल्टीपल हो गया तो हर वैल्यू क्या हो जाएगी? 1, है कि नहीं? तो देखो यहां से दो केस बने कि कभी भी आप क्यूब रूट्स ऑफ इन्फिनिटी के m पावर का सम कर रहे हो, तो अगर वो m3 का मल्टीपल है तो सम आएगा 3, अगर वो m3 का मल्टीपल नहीं है तो सम आएगा 0। मतलब फॉर एग्जाम्पल, मान लो मैं यहां पर कहूं, मान लो मैं आपसे यहां पूछूं कि 1 की पावर 71 प्लस ओमेगा की पावर 71 प्लस ओमेगा स्क्वायर की पावर 71, तो आपका जवाब क्या होगा? 0। ये 3 का मल्टीपल नहीं है। मैंने आपसे पूछा 1 की पावर 36 प्लस ओमेगा की पावर 36 प्लस ओमेगा स्क्वायर की पावर 36, आपका जवाब होगा 3। ठीक है? अब देखो, अब एक मजेदार ऑब्जर्वेशन, अगर आप 1 का क्यूब रूट जानते हो, 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, तो 8 का भी क्यूब रूट जानते हो क्या? मैग्नीट्यूड पे ही तो फर्क पड़ेगा। अरे जो सर्कल है 1 की पावर 1/3 के केस में वो यूनिट रेडियस का है, तो 8 की पावर 1/3 के केस में क्या होगा? 2 रेडियस का। तो आपको 8 की पावर 1/3 के क्यूब रूट्स क्या दिखेंगे? सॉरी, 8 के क्यूब रूट्स क्या दिखेंगे? 2 ओमेगा स्क्वायर। -8 के क्यूब रूट क्या दिखेगा? -2 ओमेगा स्क्वायर। समझ रहे हो? बोलो ना। ठीक है? अब देखो, जैसे मान लो मैं कहूं 27 का क्यूब रूट, तो 3 ओमेगा है कि नहीं? -27 का क्यूब रूट -3 ओमेगा -3। ठीक है? अब थोड़ा हम ओमेगा स्क्वायर को और भी कुछ एक्स्ट्रा फील लेके देखते हैं। ठीक है? देखो यहां पर यूजुअली हमने क्या डिसाइड किया कि e की पावर आयटा 2π/3 को हम क्या बोलेंगे? ओमेगा, और e की पावर आयटा 4π/3 ऑटोमेटिकली क्या हो गया? ओमेगा स्क्वायर। ठीक है ना? अब जरा देखो तो यहां से यहां तक का एंगल कितना है? 2π/3। और ये एंगल भी कितना है? 2π/3। और ये एंगल भी कितना है? ये सब 2π/3। अब मैंने देखो यहां कुछ किया है, मैंने इसको पीछे खींच लिया, तो सोच के देखो, अगर ये z है तो ये -z है, बोलो। तो बेसिकली आपको ओमेगा स्क्वायर कभी भी फील करना है तो वो इधर आया, और इट इज एक्चुअली अगर देखा जाए तो e की पावर आयटा π/3 हुआ। वैसे ही इसको इधर पीछे खींच लिया, तो आप इसको क्या लिख पा रहे हो? -ओमेगा। इट इज एक्चुअली e की पावर। एक बार तसल्ली से इसको माइंड में सेट करिए। अब एक और इंटरेस्टिंग बात देखो, मान लो मैं कह रहा हूं कि इधर वाले फिगर में आओ, और मान लो मैं कह रहा हूं ये पॉइंट है z। ठीक है ना? अब थोड़ा रोटेशन रिकॉल करो। ओमेगा आपने किसको डिसाइड किया है? e की पावर आयटा 2π/3। ठीक है? अब अगर आप z इंटू ओमेगा कर रहे हो, तो मतलब आप एक जो नया कॉम्प्लेक्स नंबर ले रहे हो वो z को कितना घुमाने से मिल जाएगा? क्लॉकवाइज कि एंटी क्लॉकवाइज? एंटी क्लॉकवाइज।
तो आप अगर दिमाग लगाओ तो ये रोटेशन टोटल है एंड दिस पॉइंट इज जेड ओमेगा। बोलो हाँ है ना? अब देखो एक पैरेललोग्राम बना हुआ है ना? अब एक मजेदार बात क्या है, ये पैरेललोग्राम मुझे पहले से पता है कि इसका जो दूसरा वर्टेक्स आ रहा है वो इसी सर्कल पर आ रहा है। कितने लोग कह रहे हो सर ये ऑब्वियस है? चलो अब ये बताओ पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन से ये कौन सा कॉम्प्लेक्स नंबर है? z प्लस जेड ओमेगा। अब z प्लस जेड ओमेगा को आप z इंटू 1 प्लस ओमेगा लिख सकते हो। अच्छा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर आपको क्या पता है? 0। तो आप 1 प्लस ओमेगा को क्या लिख सकते हो? अब चलो अब मुझे एक बात बताओ कि z इंटू ओमेगा स्क्वायर कहां होगा? जब हम z को 2π/3 क्लॉकवाइज घुमाएं। बोलो नहीं, ओमेगा स्क्वायर क्या हुआ? e की पावर माइनस आइटा 2π। तो z को ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई करो मतलब 2π/3 नीचे घुमाए और इसी का माइनस लोगे तो ऊपर आएगा। यही तो वो है। मतलब क्या हुआ? कितने लोग बात समझ गए? मतलब क्या हुआ, आप यहां से इसको जो मिला रहे हो इसी को पीछे खींच दो, ठीक है ना? थोड़ा सा रुको सही करने पर, ठीक है ना? और इसी को हमने पीछे खींच दिया, है ना? तो ये जो पॉइंट हमें मिला इट इज क्या? z ओमेगा स्क्वायर, है ना? और देखा जाए तो ये भी एंगल कितना हो गया? 2π/3। तो अब के बाद आपको z ओमेगा, z प्लस जेड ओमेगा, z प्लस जेड ओमेगा स्क्वायर। अब जैसे इसको इधर खींचोगे बेसिकली क्या होगा? इसका मतलब क्या हुआ? इसको अगर इधर खींच दिया, है ना? तो ये बेसिकली क्या है? अगर देखा जाए तो इसको मिला दो तो ये पैरेललोग्राम बन जाएगा यहां। अरे बनेगा ना? तो अगर देखा जाए तो ये क्या है? z प्लस जेड ओमेगा स्क्वायर। इट इज एक्चुअली z इंटू यानी कि माइनस जेड। तो एक साथ z ओमेगा स्क्वायर की फीलिंग इस फिगर से क्लियर हो गई। कभी भी जरूरत पड़ी तो हम ऐसे सोच सकते हैं। रोटेशन कितने का है? 2π/3, ठीक है? अब देखो कुछ और बातें। तो आप सोचो अगर आप ये जीपी चला रहे हो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर अप टू ओमेगा की पावर n, है ना? तो देखो यहां पर देयर आर 3 पॉसिबिलिटी। अब सुना, ऐसे सोचो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0 हो गया, फिर ओमेगा क्यूब प्लस ओमेगा की पावर 4 प्लस ओमेगा की पावर 6 0 हो गया। ये तो 0 होता जाएगा, है ना? तो बचना क्या है? ये तो n पर डिपेंड करेगा। अब जैसे सोचो ओमेगा स्क्वायर तक 0 हो रहा है, फिर ओमेगा की पावर 5 तक, 5 एक पहले बोलो, फिर ओमेगा की पावर 8 तक, बात है ना? तो सोचो n अगर 3k है तो वो तो जस्ट लास्ट वाला बचेगा, उसके पीछे का सब खत्म। n अगर 3k प्लस 1 है तो 3k वाला भी बचा और 3k प्लस 1 भी बचा, पीछे का सब 0 बोलो। और n अगर 3k प्लस 2 है तो वापिस 3 हो गए, फिर 0, ठीक है? तो देखो वही यहां पे समझा रहा है कि n अगर 3k है तो ये 0 प्लस 1, n अगर 3k प्लस 1 है तो ये एक्चुअली 0 प्लस 1 प्लस ओमेगा, जिसको आप लिख सकते हो माइनस ओमेगा स्क्वायर, और n अगर 3k प्लस 2 है तो वापस 0। अब कुछ बेसिक बातें यहां लिखी हुई है, ध्यान से देखना। इसके रूट्स होंगे 1 ओमेगा स्क्वायर। ये सब जो लिखा गया है ये सब लर्न होना चाहिए, ठीक है ना? बेसिक बातें। अगर इसके रूट्स है 1 ओमेगा स्क्वायर तो हम z³ -1 का फैक्टराइज्ड फॉर्म ये लिख सकते हैं।
अच्छा, जेड क्यूब माइनस वन के फैक्टर से एक आता है जेड माइनस वन और बाकी आता है जेड स्क्वायर प्लस जेड प्लस वन। तो अगर देखा जाए तो जेड स्क्वायर प्लस जेड प्लस वन इक्वल टू 0 के रूट्स कौन होंगे? ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। तो उस बेसिस पर हम जेड स्क्वायर प्लस जेड प्लस वन का फैक्टराइज फॉर्म क्या लिख सकते हैं? जेड माइनस ओमेगा, जेड माइनस ओमेगा स्क्वायर। अब आप अगर यहां जेड क्यू प्लस वन की बात करो तो जेड की जगह माइनस जेड रख दिया तो इसके रूट्स क्या हो जाएंगे? माइनस वन माइनस ओमेगा स्क्वायर। तो हम यहां से जेड क्यू प्लस वन का फैक्टराइज फॉर्म क्या लिख सकते हैं? जेड प्लस वन जेड प्लस ओमेगा स्क्वायर। तो जेड स्क्वायर माइनस जेड प्लस वन इक्वल 0 के रूट्स क्या हो जाएंगे? माइनस ओमेगा स्क्वायर। तो हम इसका फैक्टराइज फॉर्म जेड प्लस ओमेगा और जेड प्लस ओमेगा स्क्वायर लिख सकते हैं। बेसिक बातें तो पहले से लिखी है, 2 बार 3 बार गो थ्रू होंगे, यूज्ड हो जाएंगे। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट बात देखो, ये कुछ जाना पहचाना लग रहा है ना? रियल मैथ्स में हम इसको क्या कहते थे? नॉन नेगेटिव एक्सप्रेशन। लेकिन जब यहां एबीसी कुछ भी हो सकता है, रियल इमेजिनरी, तो यहां पर हम एक इंपॉर्टेंट फैक्टराइजेशन इसका याद रखेंगे। क्या है फैक्टराइजेशन? a प्लस बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा स्क्वायर इंटू ए प्लस बी ओमेगा स्क्वायर प्लस सी ओमेगा। पहले इसको विजुअलाइज करो, देखो कैसे विजुअलाइज होगा। भिड़ाओ ए स्क्वायर, भिड़ाओ बी स्क्वायर, ओमेगा क्यूब तो हो गया 1, भिड़ाओ सी स्क्वायर, ओमेगा क्यूब हो गया 1। अब देखना, अब देखो ए बी ओमेगा स्क्वायर प्लस ए बी ओमेगा कॉमन लोगे तो ए बी के अंदर ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, वो एक्चुअली क्या हुआ? -1, क्या बन गया? माइनस ए बी। समझे क्या? फिर वैसे ही ए सी ओमेगा प्लस ए सी ओमेगा स्क्वायर क्या बन गया? माइनस ए सी। और ऐसे ही बी सी ओमेगा स्क्वायर है ना, और बी सी ओमेगा क्या बन गया? माइनस बी। वही चीज तो लिखा हुआ। ठीक है, एक और मजेदार बात, हम 1 ओमेगा स्क्वायर को वही रखते हुए और यहां ए बी सी का रोटेशन मार देते हैं, बी सी ए और सी ए बी, बी सी ए और सी ए बी। तो देखो मजे से इसको भी ए प्लस बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा स्क्वायर में लिखा जा सकता है, इसको भी ए प्लस बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा स्क्वायर में लिखा जा सकता है। देखो कैसे, रिवर्स सोचो इसको। जरा यहां मल्टीप्लाई करो तो क्या हुआ? ए ओमेगा स्क्वायर बी ओमेगा क्यूब क्या बन गया? बी। सी ओमेगा की पावर 4 क्या बन गया? सी ओमेगा। वही तो लिखा है। ये वाला देखो, ए ओमेगा बी ओमेगा स्क्वायर सी ओमेगा क्यूब यानी कि सी। तो आप देखो यहां इंटरेस्टिंग क्या है कि b प्लस सी ओमेगा प्लस ए ओमेगा स्क्वायर कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ दिस, as well as c plus a omega plus b omega square can also be expressed in terms of this। और जब ये वाली बात हो गई तो जरा सोचो तो यहां क्या लिखा हुआ है? देखना, 1 ओमेगा स्क्वायर तीनों ब्रैकेट में सेम पोजीशन पे है। ध्यान से सुना, 1 ओमेगा स्क्वायर तीनों ब्रैकेट में सेम पोजीशन पे है और ए बी सी बी सी ए सी ए बी डला हुआ। ठीक है, तो इन सब के p पावर का सम। तो आप सोचो जैसे ही ये ऊपर वाले फॉर्मूले यहां हम रखेंगे, इसको और इसको यहां पे और यहां पे, तो ये पार्ट तो क्या आ जाएगा? कम। और अंदर क्या दिख रहा है? यहां से 1 की पावर p, यहां से ओमेगा की पावर p और यहां से ओमेगा स्क्वायर की पावर p। एक और इंटरेस्टिंग बात, जरा सोचो तो, मैं अगर इस तरफ मॉड डाल दूं, 2 कॉम्प्लेक्स नंबर बराबर है तो उनका मॉड भी बराबर होगा। अच्छा, मॉड को फिर प्रोडक्ट में सेपरेटली इंपोज, और ओमेगा हो या ओमेगा स्क्वायर हो, ये रूट्स ऑफ इनफिनिटी है तो सबका मॉड कितना है? 1 है। अब बताओ तो ये मॉड तो क्या हो गया? 1। तो इसका मतलब ये दोनों मॉड आपस में क्या हो गए? सेम फॉर यहां मॉड डाल दो, ये दोनों मॉड हो गए सेम। तो एक और एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन निकल के आया कि इन तीनों ही कॉम्प्लेक्स नंबर्स का मॉड सेम है।
फोकस रहिएगा, इन तीनों ही कॉम्प्लेक्स नंबर्स का मॉड सेम हो। हाँ उधर a प्लस बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा स्क्वायर की बात की आना चाहिए। हाँ, अरे बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात। यहाँ मैंने ये बाय मिस्टेक यहाँ छोड़ा हुआ है, बिल्कुल ठीक बात है ना, ठीक है। अच्छा ये कैसे आया, क्लियर हुआ ना? क्या हुआ, यहां पर हमने ये वाला फॉर्मूला लिख दिया है और यहां पर हमने ये वाला फॉर्मूला लिख दिया, तो ये पार्ट तो तीनों में से क्या आ गया, कॉमन आ गया, और वहां अंदर 1 की पावर पी, ओमेगा की पावर पी और ओमेगा स्क्वायर की पावर पी। अच्छा इसका सम तो हमें पता है कैसे टैकल करते हैं, पी अगर 3 का मल्टीपल है तो 3, अगर 3 का मल्टीपल नहीं है तो 0, ठीक है। अब देखो, अभी फिलहाल आपको दिखा कि ये तीनों मॉड आपस में बराबर है। अच्छा इस पूरे स्लाइड में मैंने कहीं भी इनके लिए ऐसा कुछ नहीं बोला कि एबीसी क्या है, जब तक मैं कुछ नहीं बोल रहा हूं दे आर रियल एज वेल एज इमेजिन, कुछ भी, बेसिकली दे आर कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है ना। अब एक मजेदार बात सुनो, अब मैंने कहा कि नहीं एबीसी रियल है ना, अब एबीसी रियल है तो चलो ये बात मैं यहां समझा देता हूं। एबीसी अगर रियल है तो मैं कहूं कि a प्लस बी ओमेगा और प्लस सी ओमेगा स्क्वायर का कॉन्जुगेट लिखना है, तो किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट लिखना है, सम है तो सब में अलग अलग कॉन्जुगेट इंपोज कर दो। तो ये जब कॉन्जुगेट इंपोज किया तो a बार, लेकिन a चूंकि रियल है तो a बार लिखने की जरूरत नहीं है, तो a बार प्लस b बार हो गया b और ओमेगा बार क्या हो गया, ओमेगा स्क्वायर, है ना, c बार हो गया c और ओमेगा। अच्छा एक और बात है, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर और उसका जो कॉन्जुगेट होता है दोनों के मॉड आपस में सेम होते हैं, बोलो। तो इसका मतलब ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है और ये जो दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है इनके मॉड आपस में सेम होंगे। तो यहां से हमें एक और काम की बात मिली कि इसका मतलब मॉड ऑफ a प्लस बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू मॉड ऑफ, है कि नहीं। अब एक मजेदार बात सुनो, तो देखो, अच्छा एबीसी रियल इमेजिनरी कुछ भी होता है, ये तीन मॉड तो ऑलरेडी सेम थे। अब ये बताओ 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर में, लास्ट को ध्यान दो, 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर में एबीसी को कितने तरीके से इसमें रोटेट कर सकते हो, 3 फैक्टोरियल, यानी कि टोटल कितने तरीके, 6, ठीक है ना। तो 3 यहां से मिला और जरा गौर करो तो 3 यहां से मिल जाएगा, क्योंकि ये किस में एबीसी को रोटेट करोगे, 1 ओमेगा स्क्वायर और ओमेगा में, बोलो ना, नहीं समझ आया। अरे जैसे आपको ये 3 मॉड्यूलस बराबर दिख रहा है ना, अब यहां ओमेगा ओमेगा स्क्वायर का पोजीशन इंटरचेंज कर दो तो भी तो वो 3 मॉड्यूलस क्या होंगे, बराबर दिखेंगे, और रियल होते ही ये दोनों बातें सेम है। तो इसका मतलब एबीसी रियल के लिए वो 6 चीजों का मॉड्यूलस सेम हो, मतलब 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर के साथ एबीसी को किसी भी ऑर्डर में रोटेट करो, उन सारे कॉम्प्लेक्स नंबर्स का मॉड्यूलस सेम होगा, कब, जब एबीसी रियल हो, है ना। तो ये पॉइंट वही समझाने की कोशिश कर रहा है। अच्छा कुछ और बेसिक बातें फील करो, जैसे ओमेगा हमने क्या डिसाइड किया, -1 प्लस √3 आइटा बाई 2 को मानेंगे, तो ओमेगा स्क्वायर क्या हो गया, -1 माइनस √3 आइटा बाई 2, ठीक है। अब जरा देखो तो माइनस ओमेगा और माइनस ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। इनफैक्ट वो वाला यहां पे मैं पिक करके ले आता हूं और क्लैरिटी आएगी, ठीक है। अब जरा देखना यहां पे, हाँ देखना जरा यहां पे, ये अपने पास ओमेगा ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर, ये चारों कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं इस जगह, ठीक है। अब देखो तो ओमेगा आइटा का क्या सीन है, ठीक है। तो ओमेगा आइटा मतलब इसमें आप डाल रहे हो आइटा,
अच्छा, ज्योमेट्रिकली अगर देखा जाए तो इसको कितना डिग्री घुमा दो, 90 डिग्री, आयटा का मतलब 90 डिग्री घुमा दो, ठीक है ना। लेकिन अगर ऐसे देखा जाए वैल्यू वाइज तो ओमेगा आयटा यहां से इसमें आयटा डालने से मिल जाएगा, मतलब क्या होगा जरा देखना, तो -√3 माइनस आयटा अपॉन 2, ठीक है। वैसे ही ओमेगा स्क्वायर आयटा का मतलब ये हुआ, माइनस ओमेगा आयटा का मतलब ये हुआ, और माइनस ओमेगा स्क्वायर आयटा का मतलब ये हुआ। अब एक इंटरेस्टिंग बात सुनो कि ये जो 8 चीजें हैं, इन 8 चीजों में एक कॉमन बात है कि आप इनके रियल और इमेजिनरी पार्ट का जब रेशियो लोगे, वो तो उसका मैग्नीट्यूड या तो √3:1 आएगा या 1:√3 आएगा। तो ऐसा कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर जिसके रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट का रेशियो 1:√3 या √3:1 विथ आइदर प्लस माइनस साइन आ रहा है, तो आपके माइंड में ये होना चाहिए कि ऐसे कॉम्प्लेक्स नंबर को ओमेगा और आयटा के फॉर्मेट में लाया जा सकता है। क्या फायदा है? तो इसका फायदा यह है कि आपको ऑलरेडी ये पता है कि ओमेगा की कितनी भी बड़ी पावर रिड्यूस हो जाएगी 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर में, और आयटा की कितनी भी बड़ी पावर रिड्यूस हो जाएगी 1 आयटा -1 माइनस आयटा। तो वहां यह फायदा होता है। अब जैसे कुछ क्वेश्चंस करके दिखाता हूं, जैसे ये क्वेश्चन देखो, ठीक है। अब देखो, जैसे ही आपने देखा कि ये √3 प्लस आयटा बाई 2 है और ये √3 माइनस आयटा बाई 2 है, पहली बात तो आप देखो यहां ये दोनों एक दूसरे के क्या दिख रहे हैं, कॉन्जुगेट दिख रहे हैं ना। तो आप सोचो, तो पहले तो हम इसको थोड़ा आसान बना लेते हैं, ई मान के कि आप इसको कह सकते हो, ई को z प्लस जेड बार है, तो z प्लस जेड बार क्या होता है, 2 टाइम्स रियल पार्ट ऑफ क्या, √3 प्लस आयटा बाई 2 की पावर 2070। इतना तो काम आसान कर ही लिया। तो अब हम एक कॉम्प्लेक्स नंबर है z विच इज √3 प्लस आयटा बाई 2 की पावर, इसको सोचना चाह रहे हैं, ठीक है। तो अब जरा देखो, तो √3 प्लस आयटा बाई 2 8 में से कहां टैली किया, तो अगर इसका हमें आइडिया है तो हमें सेट कर पाएंगे, है ना। तो हम यहां इसको क्या लिख सकते हैं, बोलो, माइनस ओमेगा आयटा की पावर 2070। अब ये अगले स्टेप में क्या हो जाएगा, माइनस ओमेगा की पावर 2017 इंटू, है कि नहीं। अब ओमेगा की पावर 2017 तो 3 से डिवाइड करो, क्या रिमाइंडर आ रहा है, 1 आ रहा है, ठीक है ना। तो ये 1 आने की वजह से क्या बन गया, ओमेगा, और इसमें 4 से डिवाइड करो तो क्या रिमाइंडर आ रहा है, 1, यानी कि ये आयटा। तो ये क्या बन गया, क्या बन गया, आयटा। तो ओवरऑल क्या बन गया, माइनस ओमेगा आयटा, और माइनस ओमेगा आयटा एक्चुअली क्या था, √3 प्लस आयटा बाई 2। काम ही खत्म हो गया। अब आपको इस कॉम्प्लेक्स नंबर का क्या देखना है, रियल पार्ट। तो रियल पार्ट कितना आ रहा है, √3/2। तो आपको देखो उतनी बड़ी सी चीज सिंप्लीफाई होके आ गई 2 इंटू, है ना, एंड आंसर इज √3। अब किसी ने कहा कि नहीं सर मुझे तो स्ट्राइक नहीं किया ये वाला, तो क्या करूं, तो आपके पास, अरे ध्यान दो, डी मॉइवर्स थ्योरम का पावर है। जैसे ही किसी कॉम्प्लेक्स नंबर पे भयानक सा पावर दिखा, है ना, तो तुरंत क्या थॉट आना चाहिए, उसको r e की पावर आयटा थीटा में ले जाओ और n को चेप दो वहां, ठीक है ना। मतलब डी मॉइवर्स थ्योरम का बेसिक रूल। 1/n के लिए तो हमें वो सब तामझाम करना पड़ा, यहां पे जस्ट मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो क्या होगा, देखो यहां पर, तो आपको जैसे इस z को फील करना है, इस z को, तो जरा देखो, तो ऑल्टरनेट की बात कर रहे हैं, √3 प्लस आयटा बाई 2 जो कॉम्प्लेक्स नंबर है, आप √3 प्लस आयटा बाई 2 का मॉड्यूलस बताओ कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, 1 आ रहा है। √3 प्लस आयटा का मॉड क्या हो गया, 2/2 1, ठीक है। और इसका आर्ग्यूमेंट क्या आ रहा है, 1/√3 यानी कि π/6। तो
तो ये आपको क्या फील हो रहा है? ठीक है ना? तो अब अगर आप √3 प्लस आयटा बाई 2, ठीक है, की पावर 2017 की बात करोगे तो इट इज एक्चुअली e की पावर आयटा पाई बाई 6 की पावर, कितने लोग बात समझ गए? तो ये क्या हो गया अपने पास, बेसिकली इट इज e की पावर आयटा और 2017 पाई बाई 6। अब सुनो, तो अब 2017 पाई बाई 6 को जरा देखो, अब इसको डिवाइड करो, है ना? तो डिवाइड करो तो ये हो गया 3 ज़ा, ठीक है ना, 3 ज़ा, ठीक है ना, फिर 6, है ना? तो 336 पाई प्लस पाई बाई 6 रिमाइंडर बनाए। अब 336 पाई क्या हुआ? 2 पाई का मल्टीपल। तो अगर हम ये बात समझते हैं तो हम सीधा इसका अगला स्टेप क्या लिख सकते हैं? e की पावर आयटा पाई बाई 6 क्या आ गया? cos पाई बाई 6 प्लस आयटा साइन पाई बाई 6, यानी कि √3 प्लस आयटा, वही तो आए, है ना? देखो इसका फर्स्ट का आंसर बताओ फास्ट, बिना पेन यूज करे, बिना पेन यूज करे। ओमेगा इज एन इमेजिनरी क्यूब रूट ऑफ 50 दे रखा है, ठीक है ना? अरे इतना क्या सोचना, 1 प्लस ओमेगा को आप क्या लिख सकते हो? माइनस ओमेगा स्क्वायर। तो बेसिकली ये जो है, अगर हम इसको ई बोलें तो ई क्या है? माइनस ओमेगा स्क्वायर का स्क्वायर, बात नहीं। तो ये हो गया क्या? -2 ओमेगा स्क्वायर का स्क्वायर, यानी कि 4 ओमेगा की पावर 4। कितना हो गया? सेकंड का ऑप्शन दो। अब सेकंड में अगर मैं इसको ई मानूं तो ये एक्चुअली लिखा हुआ है 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर 1 प्लस ओमेगा और 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। बोलो ठीक है? तो अब देखो मेरे पास दो रास्ते हैं, एक जरा इस फैक्टराइजेशन को फील करो। तो इस फैक्टराइजेशन में अगर z की जगह 1 डाल दोगे तो आपको इसकी वैल्यू मिल गई 3। बोलो इस फैक्टराइजेशन में z की जगह 1 डाल दोगे तो 1, तो इसकी वैल्यू मिल गई 1, तो आंसर इज 3। एक तरीका ये था। दूसरा तरीका एक और दिख रहा है हमें कि भाई या तो आप इसको भिड़ा दो, मल्टीप्लाई कर दो, या फिर देखो ये लिखा हुआ है 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू 1 माइनस ओमेगा की पावर 4, है कि नहीं? अब यहां से ओमेगा की पावर 4 को आप वापस क्या लिख सकते हो? ओमेगा। तो ये लिखा हुआ है 1 माइनस ओमेगा इंटू 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर, है ना? और अब यहां से इसको मल्टीप्लाई कर लो तो 1 प्लस ओमेगा क्यूब यानी कि 1 और माइनस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर। अब ये हो गया -1, तो माइनस माइनस प्लस 1, तो 1 प्लस 1 प्लस 1 3। जैसे इसका जवाब दो तो बिना पेन यूज करे थर्ड का। अभी तो बताया वहां, ठीक है ना? क्या हो जाएगा? 7 पावर है ना, तो ये क्या हो जाएगा? बेसिकली ये a प्लस बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा स्क्वायर की पावर 7 तो आ जाएगा बाहर, और एक जगह से आ जाएगा 1 की पावर 7। क्या हो जाएगा? ऐसे ही खत्म हो गया। जैसे ये बताओ, अब देखो एक तो अपना थॉट ट्रांसमिशन ऑफ रूट्स पर जा रहा है, कितने लोग का गया है ना? याद ही नहीं है कुछ, बहुत पुरानी बात है, मतलब 1857 में जब हुआ था ना रिवॉल्यूशन, तब पढ़ा था, ठीक है? साइलेंट। देखो
अब देखो यहां से एक तो हम उससे कर ही सकते थे, यहां इतने पार्ट ने हमें एक एक्स्ट्रा थॉट दिया, पता है क्या, x³ माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1 है ना, और इक्वल्स टू -1। अब ये कुछ अच्छा फील हुआ क्या, ये लिखा हुआ है x माइनस 1 का होल क्यूब, x माइनस 1 का होल क्यूब इक्वल्स टू -1, यानी कि x माइनस 1 की 3 वैल्यूज आएंगी। आई बात समझ में। अब अगर देखा जाए तो ये वही x माइनस 1 की वैल्यूज ही तो है, तो इसका मतलब आप इनमें से किसी एक को असाइन कर दो अल्फा माइनस 1, नहीं समझे क्या, किसी एक को बीटा माइनस 1, किसी एक को, तो अब जो अपना ये e है, ये e क्या बनेगा जरा देखना, तो -2 ओमेगा प्लस -2 ओमेगा अपॉन प्लस क्या हो जाएगा, -2 ओमेगा स्क्वायर अपॉन -2, है ना। अब ये देखो ये क्या हो गया, 1 अपॉन ओमेगा, अब 1 अपॉन ओमेगा को आप लिख सकते हो ओमेगा स्क्वायर, ये फिर 1 अपॉन ओमेगा, इसको ओमेगा स्क्वायर, और फिर ये मतलब कितना 3 ओमेगा स्क्वायर, है ना। और 3 ओमेगा स्क्वायर आपने पढ़ ही रखा है, क्या होता है -1 माइनस √3 आएटा, आई बात समझ।